हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट ऑप्टिक्स को देखेंगे। और ऑप्टिक्स में जो हमारा दो चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, तो हम लोग रे ऑप्टिक्स वाले पोर्शन को देख रहे हैं। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो आपका चैप्टर नंबर 9 है। तो इसमें टोटल हमको 8 टॉपिक पढ़ना है, जो इस प्रकार से है। इंट्रोडक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेज एंड बाय लेंसेज, रिफ्रैक्शन थ्योरी ऑफ ए प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, सम नेचुरल फेनोमेना ड्यू टू सनलाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें से कुछ शुरू के टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले जो हमारे यूनिट का नाम है ऑप्टिक्स, वो ऑप्टिक्स है क्या। तो फिजिक्स का ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट और इसके प्रॉपर्टी और उससे जुड़े हुए बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं। मतलब ऑप्टिक्स में मेनली हमको किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, लाइट के बारे में पढ़ना है और लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है और लाइट से जुड़े हुए बहुत सारे घटनाओं के बारे में पढ़ना है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज एंड वेरियस फेनोमेना रिलेटेड विथ इट। ये ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग डील करते हैं, मतलब जिसमें हम लोग पढ़ते हैं या कहिए जिसमें व्याख्या करते हैं लाइट का, इसके लाइट के प्रॉपर्टी का और लाइट से जुड़ा हुआ बहुत सारी जो घटनाएं हैं उसका। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। इट इज़ मतलब कौन, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो है दो प्रकार का होता है, एक रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी देते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसलिए देते हैं क्योंकि जब हम लोग रे ऑप्टिक्स से जुड़े हुए चीज़ों को पढ़ेंगे तो उसमें ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप देखेंगे आगे के क्लासेस में कि रे ऑप्टिक्स में ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। दूसरा है वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आप ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़े तो वहाँ पर जाने थे कि मैटर का दो दो नेचर होता है, एक पार्टिकल का भी और वेव का भी। उसी तरह लाइट का भी दो नेचर होता है, एक रे का नेचर होता है और एक वेव का भी नेचर होता है। तो हम लोग दोनों नेचर को पढ़ेंगे, इसलिए वेव ऑप्टिक्स को कहा जाता है फिजिकल ऑप्टिक्स भी। ठीक है, तो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स हम लोग किसको बोलेंगे, इसको समझिए। रे ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग रे से जुड़ा हुआ चीज़ों को पढ़ते हैं और रे से जुड़े हुए फेनोमेना, मतलब लाइट को हम रे के रूप में देखें तो कुछ घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए इसको हम लोग रे ऑप्टिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच डील्स विद द रे फॉर्म ऑफ लाइट, मतलब ऑप्टिक्स का वैसा ब्रांच जो व्याख्या करता है या कहिए जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में, लाइट के रे फॉर्म के बारे में, कि लाइट रे फॉर्म में होगा तो क्या होगा। एंड वेरियस फेनोमेना रिलेटेड विथ इट, जब लाइट को हम रे की तरह ट्रीट करते हैं, लाइट को हम रे की तरह देखते हैं और इससे जुड़े हुए घटनाओं को पढ़ते हैं, जैसे कि क्या, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो हम करवाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक मिरर हो गया, इस पर इंसिडेंट रे जो हम भेजते हैं, तो इंसिडेंट जो लाइट है उसको हम किस रूप में भेजते हैं, रे के रूप में भेजते हैं। और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चला जाता है। फिर जो रिफ्रैक्शन होता है, फ्यूचर में आप पढ़ेंगे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, रेयरर से डेंसर में, चाहे डेंसर से रेयरर में, तो भी हम क्या एज्यूम करते हैं कि लाइट रे के रूप में जा रहा है। ये हमारा नॉर्मल है, कभी कभी नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, कभी कभी नॉर्मल से दूर बेंड होगा। तो यहाँ भी हम लोग लाइट को किस रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रे के रूप में। ठीक है, तो हम लोग देखे हैं कि ऑप्टिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें लाइट को हम लोग एक रे के रूप में ट्रीट करते हैं और इससे जुड़ा हुआ बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं, जैसे क्या, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, जो इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं मिरर में, लेंस में, वो सब भी किसके द्वारा हो पाता है, रे के द्वारा हम लोग करते हैं, नहीं। फिर दूसरा है वेव ऑप्टिक्स या फिर फिजिकल ऑप्टिक्स। इसमें लाइट को, मतलब ऑप्टिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग लाइट को वेव के रूप में पढ़ते हैं और इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को वेव के रूप में देखते हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट वेव, मतलब फिजिक्स का, ऑप्टिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग लाइट को वेव के रूप में पढ़ते हैं, नहीं। वेव फॉर्म ऑफ लाइट, मतलब लाइट को हम वेव फॉर्म में पढ़ते हैं, जैसे इंटरफेरेंस। आप लोग फ्यूचर में जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर जानेंगे इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो व्याख्या करती है, मतलब
इंटरफेरेंस का या फिर पोलराइजेशन का या फिर डिफ्रैक्शन का, इन सारी चीज़ों को जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लाइट को वेव के रूप में देखते हुए पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लाइट को वेव के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन की सहायता से। ठीक है, तो उसका छोटा-छोटा टॉपिक है, बेसिक बात सब है। इसको आपको रटना नहीं है, बस समझ लेना है अपने कॉन्सेप्ट से। आप एग्जामिनेशन में अगर पूछता है तो लिख सकते हैं, बेसिक बात सब है। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस सबस्टेंस किसको बोलते हैं? मतलब वैसा सबस्टेंस या कहिए वैसा लाइट का सोर्स जिसके पास खुद का लाइट होता है, जो खुद से लाइट को इमिट कर सकता है, जिससे लाइट खुद से निकलता है, उसको हम लोग बोलेंगे ल्यूमिनस सबस्टेंस। नॉन ल्यूमिनस या फिर इल्यूमिनस सबस्टेंस किसको बोलेंगे? वैसा सबस्टेंस जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है, वो दूसरे के लाइट की सहायता से चमकता है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस सबस्टेंस। तो देखते हैं जो डेफिनेशन हम लोग लिखे हैं। देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ लाइट विच इज हैविंग इट्स ओन लाइट। देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ लाइट, मतलब बहुत सारे लाइट का सोर्स है जिसके पास खुद का लाइट होता है। इट्स ओन लाइट इमिटिंग कैपेसिटी, बहुत सारा ऐसा लाइट का सोर्स है जिसके पास खुद का लाइट इमिट कर, मतलब खुद से लाइट छोड़ने का, खुद से लाइट देने का क्षमता होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस सबस्टेंस। मतलब वैसा वस्तु जो खुद से लाइट दे सकता है, खुद से लाइट देता है, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस सबस्टेंस। फिर है द सबस्टेंस विच इज नॉट हैविंग द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द लाइट बाई इट्स ओन। वैसा वैसा सबस्टेंस जिसके पास क्षमता नहीं होता है कि वो खुद से लाइट प्रोड्यूस करे, बट इट सीम्स ल्यूमिनेटिंग बाई गेटिंग द लाइट फ्रॉम अदर सबस्टेंस। लेकिन ये चमकता हुआ प्रतीत हो सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट से लाइट लेने के बाद। दूसरे ऑब्जेक्ट से लाइट लेने के बाद जो चमकता हुआ प्रतीत होगा उसको हम लोग बोलेंगे इल्यूमिनेट सबस्टेंस। ठीक है, फिर लाइट। अब जो मेन मुद्दा है, हम लोग इस पूरे चैप्टर में बस लाइट लाइट और लाइट का ही चर्चा करने वाले हैं। तो हमको जानना है कि लाइट है क्या। तो लाइट एक एनर्जी का रूप है जो हमको देखने का क्षमता प्रदान करता है। ये आप क्लास 7, 8 या 10 में भी पढ़े थे कि लाइट क्या है? एनर्जी का एक रूप है जो हमको देखने का क्षमता प्रदान करता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इनविजिबल बट गिव्स द सेंसेशन टू सी द ऑब्जेक्ट्स टू आवर आइज। लाइट जो है एनर्जी का एक रूप है जो इनविजिबल है, जो अदृश्य है, लेकिन ये हमको देखने का क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, फिर है उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का ऐसा नहीं है कि आप लाइट का प्रॉपर्टी जो है इसको रटेंगे बहुत, आपको बस एक बार समझ लेना है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में काम में आ जाए। ऐसा नहीं कभी पूछेगा कि राइट द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी नहीं पूछने वाला है, बस इसको आप समझ लेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है इन सिंगल मीडियम। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक ही मीडियम में लाइट स्ट्रेट वे में ट्रैवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, बट गेट्स डेविएटेड एज इट गोज टू अनदर मीडियम। लेकिन जैसे ही ये दूसरे मीडियम में जाएगा ये डेविएट हो सकता है। फ्यूचर में आप लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो ये बात क्लियर होगा कि रेयरर से डेंसर में या डेंसर से रेयरर में जाएगा तो किधर कैसे बेंड होगा, बहुत डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग ये जान रहे हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है जब एक ही मीडियम हो। जब मीडियम चेंज होगा, मीडियम कहने का क्या मतलब? जैसे मान लीजिए कि अभी एयर में है, इससे इधर लेफ्ट साइड में मान लीजिए एयर है, इधर वाटर है, तो एयर से वाटर में जब जाएगा लाइट तो वो बेंड होने का टेंडेंसी रहता है। ठीक है, तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो डेविएट होगा, बेंड होगा अपने पाथ से। लेकिन जब एक ही मीडियम की बात करें तो एक मीडियम में वो सेम यूनिफॉर्म रहेगा स्ट्रेट लाइन में। तो सेकंड है देयर इज़ नो मीडियम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल द लाइट। कोई दूसरे मीडियम का ज़रूरत नहीं, मतलब किसी भी, कोई दूसरे नहीं, सॉरी, किसी भी मीडियम का ज़रूरत नहीं है लाइट को ट्रैवल करने के लिए। मीन्स लाइट कैन ट्रैवल इन ऑल मीडियम। लाइट जो है किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक पर्टिकुलर मीडियम चाहिए, मतलब लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। फिर है द लाइट स्टार्ट्स एंड एंड्स इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है स्टार्ट भी होता है और एंड भी होता है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के रूप में। ऐसा नहीं है कि लाइट ऐसा मुड़ेगा, ऐसे मुड़ के ऐसे आ जाएगा। लाइट बेंड नहीं होगा, लाइट सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। नेम्ड रे, और ये जो हमारा लाइट ट्रैवल कर रहा होता है सिंगल स्ट्रेट लाइन में, इसको हम लोग बोलते हैं रे। ठीक, एंड द बंच ऑफ दीज रेज इज कॉल्ड बीम। और मान लीजिए कि बहुत सारा रे एक साथ आ रहा हो, बहुत सारा रे एक साथ आ रहा हो, तो रे का जो ये गुच्छा है, रे का जो बंच है, इसको हम लोग बोलते हैं बीम, बीम ऑफ लाइट। ये आपको कहाँ देखने को मिल सकता है?
ये आपको देखने को मिल सकता है जब आप टॉर्च जलाते हैं तो वहाँ से जो लाइट आ रहा होता है वो लाइट का बीम हो गया। फिर आप मोटरसाइकिल या किसी भी गाड़ी का किसी भी व्हीकल का हेडलाइट जलाते हैं तो वहाँ से जो लाइट निकल रहा होता है वो लाइट का बीम है, लाइट के रे का बीम है, नहीं? फिर है लाइट क्रॉसेस द ट्रांसपेरेंट मीडियम बट कैन नॉट क्रॉस द मीडियम विच इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। मतलब लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी मीडियम को आसानी से क्रॉस कर सकता है, पार कर सकता है, लेकिन वैसे मीडियम को क्रॉस नहीं कर सकता है जो पारदर्शी नहीं हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे लाइट अगर किसी शीशा का कोई चीज़ है तो उसको आसानी से ट्रैवल कर सकता है, उसको क्रॉस कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पेपर है या फिर मान लीजिए पत्थर है, मतलब कुछ भी जो ओपेक नहीं मतलब जो पारदर्शी नहीं है, उसको क्रॉस करने में उसको कठिनाई होगा, मतलब कठिनाई नहीं होगा, क्रॉस करेगा ही नहीं। फिर फिफ्थ है हमारा वेलोसिटी ऑफ ए लाइट में चेंज इन वेरियस मीडियम। जो लाइट का वेलोसिटी है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि जो एयर कहिए या वैक्यूम कहिए उसमें लाइट का वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, नहीं? लेकिन ये वेलोसिटी हमेशा नहीं होता है, ये वेलोसिटी मीडियम के अनुसार चेंज हो सकता है। अगर ज़्यादा डेंसर मीडियम में चाहे जैसे मान लीजिए काँच में चले जाए, काँच मतलब ग्लास में चले जाए या फिर वाटर में चले जाए, तो ये वेलोसिटी चेंज हो सकता है, घटेगा नहीं। ये लाइट का मैक्सिमम वेलोसिटी, इससे मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं हो सकता। तो अगर किसी दूसरे मीडियम में जाए तो लाइट का वेलोसिटी चेंज होगा। ये 6 पॉइंट थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, इससे आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, आ सकता है। एज द लाइट फॉल्स ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लाइट अगर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ता है, इट्स वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर सेम। अगर मान लीजिए लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, जैसे मान लीजिए कि मिरर पे, आईना पे अगर पड़े, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसका वेलोसिटी भी सेम रहेगा, उसका फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा, उसका वेवलेंथ भी सेम रहेगा रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, टकरा के जब वापस आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद सब कुछ सेम रहेगा, बट इट्स इंटेंसिटी गेट्स डिक्रीज्ड। लेकिन इसका इंटेंसिटी जो है वो घट जाता है। इंटेंसिटी कहने का क्या मतलब है? इंटेंसिटी कहने का मतलब क्षमता। मतलब जितना, जैसे मान लीजिए कि आप टॉर्च जला रहे हैं, तो टॉर्च से रोशनी बहुत तेज़ी में आ रहा है और मिरर के ऊपर पड़ रहा है। मिरर के ऊपर जितना तेज़ी में लाइट पड़ रहा है, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद उतना रोशनी बाहर की तरफ नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं? मतलब उसका इंटेंसिटी घट जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और ये स्पीड उसका सेम बना रहेगा। फिर है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट वेरीज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट किसको बोलते हैं? जो लाइट विवियोर, जो लाइट हम देखने में सक्षम है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू करके जो रेड तक है, विवियोर, उस लाइट को जो हम देख पाते हैं, उस लाइट का जो वेवलेंथ है वो वैरी करता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच। और इसको अगर हम मीटर में लिखना चाहें तो 400 नैनोमीटर, नैनो का मतलब क्या होता है? 400 नैनो, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9। अगर 2 जीरो को हम इधर से हटा दें तो इधर हमारा क्या होगा? 10⁻⁻7 बचेगा। और 700 में अगर हम करें तो यहाँ भी 10⁻⁻7 बचेगा। तो वही हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 7 × 10⁻⁻7 मीटर के बीच। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि जो लाइट का वेवलेंथ होता है वो 400 मीटर से 700 मीटर के बीच होता है। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का होता है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर एट्थ है, द लाइट टू आवर आइज इनविजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो हमारे आँख को लाइट दिखने में सक्षम हो पाता है, जो आँख हमारा लाइट को देख पाता है किसी चीज़ को, वो किसके कारण? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, लाइट के स्कैटरिंग के कारण। स्कैटरिंग हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे। वो लाइट के स्कैटरिंग के कारण हमारा आँख किसी चीज़ को देखने में सक्षम हो पाता है। ठीक है। फिर 9.2, वो जो हम लोग देख रहे थे वो लाइट के प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में, वो सब कुछ हमारा इंट्रोडक्शन का ही पोर्शन था। टॉपिक नंबर 2 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, वो लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या उसका प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। आप लोग 10th में भी इन चीज़ों को पढ़े थे तो आपको बहुत सारा बात इसमें पता भी होगा। रिफ्लेक्शन हम किसको बोलेंगे, कब होगा? कि जब किसी प्लेन सरफेस के ऊपर, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर
जब हम इंसिडेंट रे देंगे, मतलब जब लाइट को भिजाएंगे, तो लाइट यहाँ से टकराने के बाद वापस आएगा। इस प्रोसेस को बाउंस बैक करेगा। जैसे बॉल को आप दीवार पर मारते हैं तो बॉल वापस आता है, उसी तरह लाइट को जब यहाँ पर भिजाया जाएगा तो यहाँ से टकराने के बाद लाइट वापस आएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट रे इज प्रोजेक्टेड टू ए प्लेन, जब लाइट रे को प्रोजेक्ट किया जाता है एक प्लेन कर्व्ड पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर, प्लेन कर्व्ड पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर। देखिए इसमें थोड़ा सा और छूटा हुआ है यहाँ पर, प्लेन और, ठीक है, यहाँ पर और आप लोग लगा लेंगे। एक बार और देखते हैं। व्हेन लाइट रे इज प्रोजेक्टेड, जब लाइट रे को प्रोजेक्ट किया जाता है, मतलब जब लाइट रे को भिजाया जाता है टू ए प्लेन और कर्व्ड पॉलिश्ड सरफेस, कोई प्लेन मतलब समतल हो या फिर कर्व्ड हो, उससे कोई मैटर नहीं है, प्लेन भी हो सकता है या कर्व्ड भी हो सकता है, पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर, पॉलिश्ड मतलब एक तरफ से उसको पेंट किया हुआ हो, ऐसे सरफेस के ऊपर भेजाया जाता है। देन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम, तब जो लाइट रे है वो टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ग्लास है, एक कांच का ग्लास है जो प्लेन सतह है, इसको नीचे से पेंट कर दिया गया है, कोटेड है, इस पर इंसिडेंट रे ऐसे भिजाया जा रहा है, तो यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा, उसी मीडियम में वापस चला गया, नहीं? तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन से जुड़ा हुआ हमको कुछ चीज़ों को समझना है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इन सारी चीज़ों को आप जान रहे हैं, नॉर्मल क्या है, लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको बोलते हैं। वैसा सरफेस जिस पर हम लाइट रे को भिजाएंगे और लाइट रे उस सतह को टच करने के बाद वापस फिर चला जाए, उस सरफेस को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नहीं? वही बात यहाँ पर हम लोग लिखे होंगे। द सरफेस विच इज़ पॉलिश्ड, वैसा सरफेस जो पॉलिश्ड है, मतलब पीछे से, एंड सेंड्स बैक टू द इंसिडेंट रेज, और क्या करता है, इंसिडेंट रे को, जो रे आ रहा है, आपतित किरण है, इस इंसिडेंट रे को वापस भिजा देता है, आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, नहीं? फिर उसके बाद इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं? जो रे हम लोग भिजाते हैं, जो रे आ रहा है, जो मिरर की तरफ आने वाला रे है, इस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है? वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, द रेज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रे प्रोजेक्टेड है, जो रे भेजा जा रहा है कहाँ पर, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। फिर है रिफ्लेक्टेड रे, द रेज प्रोजेक्टेड आफ्टर स्ट्राइकिंग द पॉलिश्ड सरफेस, एस टी, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, STRICKING, जो रे प्रोपागेट करता है, जो रे मतलब बढ़ता है, आगे की तरफ जाता है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द पॉलिश्ड सरफेस, मतलब सरफेस को टकराने के बाद जो रे निकलता है, जो रे बढ़ता है, इस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, नहीं? फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देखिए ये जो हमारा सरफेस है, इस सरफेस पर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आ रहा होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इसी पॉइंट से टकरा कर वापस भी जाता है, नहीं? तो जिस पॉइंट, मिरर के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आकर मिलता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर इसके बाद हमको देखना है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? देखिए इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर आकर मिलता है और उसी पॉइंट से टकराकर वापस भी जाता है, नहीं? तो यहाँ पर बीच में जो हमारा परपेंडिकुलरली एक लाइन होता है, इस परपेंडिकुलरली लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये यहाँ पर 90 डिग्री पर जा रहा होता है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीचों बीच एक लाइन होता है जो इसके एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है? द लाइन, द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ किया जाता है कहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है? उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इस फिगर को एक बार देख लेते हैं, वैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखवाए ही होंगे आगे निश्चित रूप से, वैसे देख लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या कहना है। अच्छा देख लेते हैं, आगे अगर लिखवाए होंगे तो वही समझा देंगे, नहीं तो वापस आकर समझा देंगे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, द रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस थ्रू एनी पॉलिश्ड सरफेस, जो रिफ्लेक्शन है वो किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से शो कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्लेन मिरर है, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाएगा, नहीं? या फिर फ्यूचर में आप पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, अभी थोड़ी देर बाद। तो ये मान लीजिए कि ऐसे कर्व्ड सरफेस है जो बाहर से पेंट किया हुआ है, यहाँ पर इंसिडेंट रे दे रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जा रहा है,
बीच में यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, सरफेस कैसा भी रहे नॉर्मल बीच में रहेगा ही रहेगा। मान लीजिए कि ऐसा सरफेस है जो अंदर से पेंट है, अब इंसिडेंट रे यहाँ पर है, यहाँ से टकराने के बाद ऐसे आएगा, लेकिन नॉर्मल इसके बीच में भी रहेगा नहीं। तो ये जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है वो कॉनकेव कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का निर्माण करता है। इस चीज़ को थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे। ये हमारा प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस से टकराकर वापस आ रहा है नहीं। फिर हमारा कर्व्ड सरफेस है, ये हमारा कर्व्ड सरफेस है, इस पे इंसिडेंट रे आ रहा है और टकराकर वापस आ रहा है, और ये हमारा बीच में नॉर्मल है। तो सरफेस कैसा भी हो वहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा ही होगा नहीं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एक बार देख ले रहे हैं। इमेज, रियल इमेज नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि जो इंसिडेंट रे हम दे रहे हैं और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, इसको इधर वाले को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। आपको आप इस बात को पहले से जान रहे हैं। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ठीक है। फिर जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होगा। एक ही प्लेन में कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से हो, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इंसिडेंट रे अगर एक्स एक्स वाई एक्सिस में आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स वाई एक्सिस में ही रहेगा, और जो इसका नॉर्मल है वो भी एक्स वाई एक्सिस में ही रहेगा। मतलब तीनों एक ही एक्सिस में रहेंगे, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही एक्सिस में रहेंगे, ठीक है। तो इसका दो लॉ है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर रहेगा, और दूसरा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में रहेगा, ठीक। तो हम लोग को फिर देखना है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितना प्रकार का होगा, तो रिफ्लेक्शन तीन तरह का होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात है, बच्चा वाला बात है, आप आसानी से तुरंत समझ सकते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सरफेस है जो एक तरफ से पेंटेड है, कोटेड है, इसमें हम इंसिडेंट रे दे रहे हैं, इंसिडेंट रे बहुत सारा रे दे रहे हैं। तो अगर बहुत सारा पैरेलल इंसिडेंट रे हम दे रहे हैं तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद वो सारा रे वापस जाएगा नहीं। तो सारा रे जो वापस जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब अगर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट को देते हैं तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन हो तो इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं। वही बात हम लोग लिखे होंगे। अगर पैरेलल रेज आर गिवन, जब पैरेलल रेज दिया जाता है टू ए प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस के ऊपर पैरेलल बीम दिया जाता है, आफ्टर इट्स स्ट्राइकिंग इट्स रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑल्सो पैरेलल। मतलब टकराने के बाद जो है, यहाँ पर टकराने के बाद इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी पैरेलल हो तो इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं। उसका इरेगुलर रिफ्लेक्शन, मान लीजिए कि अगर सतह ही हमारा रेगुलर नहीं हो, इरेगुलर हो, तो हम इंसिडेंट रे का जो बीम है वो पैरेलल देंगे, लेकिन यहाँ पर टकराने के बाद क्या होगा, कुछ इधर बेंड हो जाएगा, कुछ इधर बेंड हो जाएगा, कुछ इधर बेंड हो जाएगा, मतलब इधर उधर बेंड हो जाएगा, मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्टेड होगा नहीं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो व्हेन पैरेलल रेज आर गिवन टू ए इरेगुलर सरफेस, जब पैरेलल रेज दिया जाएगा कहाँ पर, इरेगुलर सरफेस पर, इरेगुलर सरफेस के ऊपर पैरेलल रेज दिया जाएगा, द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा। इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट देंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इरेगुलर हो जाएगा और जैसे तैसे घूमेगा, इसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बेसिक बात है। डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन, कोई एक ऐसा सरफेस जहाँ पर हम इंसिडेंट रे देते हैं और रे का जो कुछ मात्रा है वो वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। देखिए, व्हेन इंसिडेंट रे इज गिवन टू द सरफेस विच इज नॉट प्लेन, मतलब हम लोग इंसिडेंट रे एक ऐसे सरफेस को देते हैं जहाँ पर सरफेस प्लेन नहीं है। दिस सरफेसेज एब्जॉर्ब द फ्यू अमाउंट ऑफ लाइट, ये सरफेस क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ लाइट के अमाउंट को, एंड रिफ्लेक्ट्स द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द लाइट, और लाइट के रिमेनिंग पोर्शन को, कुछ पोर्शन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ पोर्शन को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये कौन सा सरफेस हो सकता है, आपका लकड़ी हो सकता है, आप बालू को बोल सकते हैं, मिट्टी को बोल सकते हैं, वहाँ पर रिफ्लेक्शन इसी तरह का होता है, आप दीवार को बोल सकते हैं नहीं। तो डिफ्यूजन वहाँ वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होता है डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन होता है। फिर है रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, अच्छा सॉरी नीचे है रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम लोग ऊपर देखे हैं, देयर आर टू रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन कौन सा रूल, कि
द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो यहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फिर दूसरा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। प्लेन करने का क्या मतलब, अगर ये तीनों एक्स वाई एक्सिस में है तो एक्स वाई एक्सिस में ही लाई करेगा, अगर वाई जेड एक्सिस में है तो वाई जेड एक्सिस में ही लाई करेगा, और जेड एक्स एक्सिस में है तो जेड एक्स एक्सिस में ही लाई करेगा, मतलब सेम प्लेन में हो। नहीं, फिर नेक्स्ट ये भी छोटा छोटा बात है, ये भी आप पहले से जान रहे हैं। इमेज किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। आप जानते हैं कि मिरर में क्या होता है, मिरर में टकरा के वापस आएगा, रिफ्लेक्शन होगा नहीं। जब आप लेंस को पढ़ेंगे तो लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। लेंस में जब आप पढ़ेंगे तो लेंस हमारा कुछ इस तरह से रहेगा, इस तरह से जाएगा, टकरा इधर जाके इधर बेंड हो जाएगा, इधर जाके इधर बेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के कारण रिफ्रैक्शन होता है। तो इमेज का फॉर्मेशन दोनों कंडीशन में होगा, लेंस के कंडीशन में भी होगा और मिरर के कंडीशन में भी होगा। ठीक है, तो मतलब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे मिलता है, ध्यान से सुनेंगे, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उस पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इमेज। वही यहाँ पे हम लोग लिखे होंगे, द इमर्जिंग रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट्स और अपीयर्स टू मीट। मतलब जो इमर्जिंग रे किसको बोलेंगे, जो रे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद आ रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इमर्जिंग रे। तो इमर्जिंग रे जो आ रहा है ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, वो मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी एक खास पॉइंट पर, उसको हम लोग बोलते हैं इमेज। आगे जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वाकई में एक दूसरे को मिलेगा, और बहुत बार ऐसा होगा कि रिफ्लेक्टेड रे मिलता हुआ प्रतीत होगा। जब मिलेगा तो रियल इमेज, और जब मिलता हुआ प्रतीत होगा, मिलता हुआ प्रतीत क्या होगा, उसको हम लोग ज़बरदस्ती मिलाने का कोशिश करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज या इमेजिनरी इमेज। नहीं, तो इमेज क्या हो गया कि जब इमर्जिंग रे मतलब टकराकर वापस आने वाला रे, या फिर जो रिफ्रैक्शन के बाद का रे है, वो अगर किसी पॉइंट पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इमेज। अब इमेज दो प्रकार का होता है, एक रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। क्या होता है रियल इमेज, अभी हम लोग समझे हैं कि व्हेन एनी रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे मीट्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, देन फॉर्म्ड इमेज इज रियल एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। मतलब व्हेन रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे, जब टकराकर वापस आने वाला रे रिफ्लेक्शन के बाद या फिर रिफ्रैक्शन के बाद आने वाला जो रे है वाकई मिलता है एक पॉइंट पर, क्या होता है, मिलता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तब रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है और रियल इमेज को स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर वर्चुअल या इमेजिनरी इमेज, व्हेन रिफ्लेक्टेड रे और व्हेन रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड कहिए या रिफ्रैक्टेड कहिए, रिफ्लेक्शन मिरर, रिफ्रैक्शन लेंस, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलता हुआ प्रतीत होता है या मिलता है या फिर मिलता हुआ प्रतीत होता है, देन द फॉर्म्ड इमेज, सॉरी मिलता नहीं है, सॉरी व्हेन रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट, जब रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे अपीयर्स टू मीट मिलता हुआ प्रतीत होता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एक खास पॉइंट पर, देन द फॉर्म्ड इमेज इज वर्चुअल, तब जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा, एंड इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल है इफ़ एंगल फॉर्म्ड बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे इज 30 डिग्री। अगर मिरर और इंसिडेंट रे, मान लीजिए कि हमारा मिरर है, ये मिरर है और इस पर हम एक इंसिडेंट रे दे रहे हैं, ठीक है, इंसिडेंट रे, इसके बीच का बनने वाला एंगल अगर 30 डिग्री हो,
देन फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता करना है। तो आप जानते हैं जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आता है वहाँ पर क्या होता है, एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल क्या करेगा, लेफ्ट दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। नहीं, तो 90 में से ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल कितना है, ये एंगल 60 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 60 ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है, सेम। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। नहीं, तो जो इंसिडेंट रे है वो मिरर के साथ अगर 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 हो जाएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको जानना है कि मिरर, मिरर क्या होता है। ये सब कुछ आप पहले से जान रहे हैं कि मिरर क्या होता है। मिरर जो है अगर आप कहें तो एक ग्लास का टुकड़ा होता है, या कहिए एक ग्लास होता है, जिसके एक तरफ को पेंट कर दिया जाता है या कहिए कोट कर दिया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड के साथ, और उसके ऊपर नॉर्मल कलर या पेंट डाल दिया जाता है। तो मिरर का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मल ग्लास मतलब कांच या शीशा को अगर एक तरफ से सिल्वर ब्रोमाइड से पेंट कर दिया जाए तो उसकी सहायता से मिरर का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। द ग्लास हुज वन सरफेस इज कोटेड एंड अनदर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड मिरर। मतलब वैसा ग्लास, वैसा शीशा जिसके एक सरफेस को कोट कर दिया जाता है, मतलब पेंट कर दिया जाता है, और दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिरर। ठीक है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है स्फेरिकल मिरर और दूसरा होता है प्लेन मिरर। दोनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम लोग स्फेरिकल मिरर को ही पढ़ते हैं। देखिए, स्फेरिकल मिरर जो होता है एक स्फेयर का हिस्सा होता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक स्फेयर है। स्फेयर मतलब गोला, कैसा शेप, फुटबॉल की तरह। मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि एक फुटबॉल है जो कांच का है। अब इसको हम इधर से किधर से भी हम उसको चाहे तो कट कर सकते हैं, काट कर, और हमको क्या करना है, उसको कोट करना है, पेंट करना है। या तो हम चाहे तो बाहर से उसको कोट कर सकते हैं, अगर चाहे तो उसको अंदर से भी पेंट कर सकते हैं। नहीं, तो हम लोग स्फेरिकल मिरर को थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल ग्लास हुज वन सरफेस इज कोटेड। मतलब ये एक पार्ट है किसका, एक स्फेरिकल ग्लास का, एक गोला, गोला टाइप का जो ग्लास होता है उसका। मान लीजिए कि स्फेरिकल ग्लास है, इसको अगर हम चाहे तो बाहर से भी पेंट कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, अंदर से भी कोट कर सकते हैं। जब बाहर से कोट करेंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, अंदर होगा। और जब अंदर से कोट करेंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, बाहर होगा। नहीं, बेसिक बात है, बच्चों वाली बात। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार का होता है, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर वैसा मिरर, अगर इसको हम देखें, देखिए स्फेयर है तो इसका सेंटर भी होगा। नहीं, तो इसको हम दो तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ हो, इधर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, या सेंटर भी बोल सकते हैं, सेंटर की तरफ हो जिस स्फेयर का हिस्सा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। मतलब केव, गुफा, सेंटर की तरफ हो। नहीं, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ हो, इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि वैसा मिरर जिसका सरफेस बाहर से कोटेड हो और अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स इसका उल्टा हो जाएगा। कॉन्वेक्स का क्या कहना है, वैसा मिरर जो अंदर से कोटेड हो और बाहर से रिफ्लेक्टिंग हो। नहीं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में, वैसा सरफेस जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। दोनों को बारी बारी से जल्दी से देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर, द मिरर विच इज़ द पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल ग्लास, वैसा मिरर जो एक स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है, स्फेरिकल ग्लास से ही काट कर बनाया गया है। एंड इट्स आउटर सरफेस इज कोटेड, और इसका जो बाहर वाला सरफेस है उसको कोट किया गया है, मतलब उसको पेंट किया गया है। वाइल इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, जबकि उसका इनर सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर ना। यही हमारा मिरर है, बाहर का सरफेस कोटेड है और अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। नहीं, फिर नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। नहीं, तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग क्या समझे, द मिरर विच इज़ द पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल ग्लास, वैसा मिरर जो कि स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है, एंड इट्स इनर सरफेस इज कोटेड, एक स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है और इसका इनर सरफेस कोटेड है, इनर सरफेस पेंटेड है, और वाइल आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, जबकि बाहर वाला सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। नहीं, उसको आपको ध्यान में रखना है, जो अंदर से रिफ्लेक्टिंग हो कॉनकेव, जो बाहर से रिफ्लेक्टिंग हो कॉन्वेक्स। या फिर उल्टा भी आप याद रख सकते हैं, जो बाहर से कोटेड हो वो कॉनकेव और जो अंदर से कोटेड हो वो कॉन्वेक्स। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है,
फिर टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर से जुड़ा हुआ कुछ टर्म जो आपको ध्यान में रखना है, इसका आपको ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले मिरर जिस स्फेयर का हिस्सा है, एक स्फेयर से काट कर मिरर बनाया गया है, तो मिरर जिस स्फेयर का हिस्सा है उस स्फेयर के सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब स्फेयर का जो सेंटर है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो मिरर हम काट रहे हैं, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर को हम, इस पॉइंट को, जो सेंटर पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। जो सेंटर पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं पोल। फिर फोकस का डिफिनीशन आप आगे देखिएगा कि जब इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस ना बता दें, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल है इसको मिलाने वाला जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फिर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल है इसके बीच का जो डिस्टेंस है आर, इस डिस्टेंस आर को, यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस आर है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, उसके बाद जब हम इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देते हैं मिरर के ऊपर, तो यहाँ से टकराने के बाद ये ऐसे मुड़ता है और एक पॉइंट से क्रॉस करता है। जिस पॉइंट से ये प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। या फिर आप फोकस को दूसरे तरह से भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीचों बीच हमारा फोकस होगा। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है आर, उस आर को हम 2 से डिवाइड कर दें तो जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा किसके? फोकस के डिस्टेंस के। मतलब उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। मतलब ये जो पॉइंट है हमारा दोनों के बीचों बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। और यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये बेसिक टर्म था जो हमको जानना था, वही सब इसके बारे में हम लोग नीचे लिखे ही हैं। सबसे पहले पोल किसको बोलते हैं? द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। जो मिरर का मिड पॉइंट है, मान लीजिए कि यहाँ से मिरर को हम काट रहे हैं तो मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं पोल। फिर सेकेंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ ए स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक स्फेयर का सेंटर जिससे, जिसका मिरर हिस्सा है, एक स्फेयर का सेंटर, एक स्फेयर का सेंटर जिसका मिरर एक हिस्सा है, इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। फिर प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, जो लाइन ज्वाइन कर रहा है किसको? पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन ज्वाइन कर रहा है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फिर उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो डिस्टेंस है किसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर का और पोल का। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। फिर है फोकस। फोकस, द पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो पॉइंट है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच, एट विच रिफ्लेक्टेड रेज मीट्स और अपीयर्स टू मीट इज कॉल्ड फोकस। जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है टकराकर यहाँ से गुजरेगा, जितना भी इंसिडेंट रे देंगे रिफ्लेक्शन के बाद उसी पॉइंट से गुजरेगा। जितना भी इंसिडेंट रे देंगे रिफ्लेक्शन के बाद उसी पॉइंट से गुजरेगा। जितना भी इंसिडेंट रे देंगे रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट से गुजरेगा। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच होता है। या तो क्रॉस करता है, नहीं तो क्रॉस करता हुआ प्रतीत होता है। कब? जब हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो। कॉन्वेक्स मिरर में हम इंसिडेंट रे देते हैं इधर से तो टकरा के इधर चला जाता है। तो टकरा के उधर चला जाता है तो हम मानते हैं कि ये पीछे से आता हुआ प्रतीत होता है। बात समझ रहे हैं? जब इंसिडेंट रे हम दे रहे हैं, टकरा के तो इधर चला गया, लेकिन अब प्रतीत होता है कि इधर से आ रहा है। बात समझ रहे हैं? तो जो इमेजिनरी लाइन पीछे आकर मिलाते हैं, मिलता है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। फोकस किसको बोलते हैं? वैसा पॉइंट जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिलने वाला वैसा पॉइंट है। जब हम इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देते हैं तो टकरा के मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। फिर है फोकल लेंथ। जो हमारा पोल और फोकस के बीच का दूरी है, पोल और फोकस के बीच का दूरी है, उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, जो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस है इज कॉल्ड फोकल लेंथ, उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं।
इट इज़ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, मतलब जो फोकल लेंथ एफ है वो क्या है, r/2। अगर हम इसको दूसरे तरह से लिखना चाहें तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 2f। नहीं, फिर अपर्चर, इट इज़ द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब कहिए मिरर, इस मिरर का जो यहाँ से यहाँ के बीच का लेंथ है, या कहिए डायमीटर, ये मिरर का यहाँ से यहाँ के बीच का जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, फिर उसके बाद हमको देखना है इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस के लिए, सॉरी लेंस बोल रहे हैं, कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन देखने के लिए पहले हमको इसके इमेज फॉर्मेशन के रूल को जानना होगा। ठीक है, तो रूल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्लास काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम लोग रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन और इमेज फॉर्मेशन को रहने देते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज आप लोग इतने चीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए।